जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द सिलेक्शन गुरु पॉलिटी क्लास नंबर 6 होगा। इसके पहले हम 5 क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग पीछे क्लास अगर कोई भी लोग नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग पीछे क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पॉलिटी का जो है जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 7-8 साल का जितना भी है, तो मतलब मेंस और पीटी की मिला करके जो है ना 7-8 सेट क्या है तो कंप्लीट करवा चुके हैं। तो पीछे क्लास जिनका छूट गया है तो पीछे का क्लास आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आगे का क्लास जो है ना कंटिन्यू देखिएगा। तो चलिए, जहाँ तक कंप्लीट करवा चुके हैं उसके आगे का जो है ना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और बहुत लोग का देखे कमेंट में था कि इसका जो है ना इस बुक का क्लास दो दो क्लास डेली लाइए। मतलब एक अगर हो सकता है तो एक क्लास पॉलिटी का जो चल ही रहा है और एक क्लास जो है ना किसी और सब्जेक्ट का जो है ना करवा दीजिए। तो देखते हैं, नहीं होगा तो एक क्लास जो है ना साइंस का स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा कैसा रहेगा कि कौन सब्जेक्ट उठाया जाए, तो ज्योग्राफी उठाया जाए तो फिर साइंस उठाया जाए। क्योंकि मतलब आप लोग अगर कमेंट की जिनका भी कमेंट ज़्यादा रहेगा उस अनुसार जो है ना एक क्लास उस दूसरे सब्जेक्ट का जो है ना उठा लेंगे। तो आप लोग को इस बुक का जो 2 क्लास आपको डेली मिलेगा, और ज्ञान बिंदु का भी जो है क्लास तो आपको देखने को मिल ही रहा होगा, उसका भी क्लास आपको कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों बुक जो है ना आप लोग जिनका भी बिहार द्रोह का सपना है कि हाँ बिहार द्रोह का इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, तो ये दोनों बुक को जो है ना कभी स्किप मत कीजिएगा। आप लोग कम समय लगेगा, आप लोग को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस क्लास को जब देखिएगा तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको कवर हो जाएगा और कंठस्थ क्या होगा ना आपका याद हो जाएगा। बशर्ते आप क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका सारा जो है ना क्वेश्चन क्लियर होगा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन को हम एक बार नहीं बोलते हैं, 2 से 3 बार हर लाइन को रिपीट करते हैं। चलिए आगे का क्लास जो है ना कंटिन्यू करते हैं। आज जो क्लास नंबर कितना है तो 6 है, ठीक है। इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर शायद 125 से करवाना है। आप लोग को हम दिखा देते। और बहुत लोग का मैसेज आता है ना कि सर इसका पीडीएफ नहीं डालते हैं। पीडीएफ वहाँ पे जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर पीडीएफ जाता है। और आपको चाहिए कि नहीं क्लास से पहले हमको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाए, तो आप लोग जो है ना बिहार दरोगा का जो सेकेंड बैच होमवर्क प्लस प्रैक्टिस सेट बैच जो स्टार्ट हुआ है, दोनों एक ही बैच है। बैच 2 ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको जो है ना इस बुक का आपको और होमवर्क जो भी चल रहा है आपको इस बुक का जो है ना आपको पहले ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड वहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो सभी लोग जिनको भी चाहिए कि नहीं हमको पीडीएफ पहले पहले मिले, उसको एक बार थोड़ा देख लें। तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा का सेकेंड बैच जो स्टार्ट हुआ है 149 पर फी लग रहा है, तो उसको आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप एक बार ज्वाइन तो करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ 149 पर दिए है ना तो बहुत कुछ हमको जो है ना फ़ायदा हो रहा है। चलिए कोई नहीं, जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे, जिनको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेंगे। चलिए देखिए 125 नंबर क्वेश्चन तक जो है ना शायद करवा चुके हैं। आप लोग को बता देते हैं। देखिए अगर आप लोग क्लास देखे होंगे, इस क्लास नंबर 5 देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कहाँ तक जो है ना हम कंप्लीट करवा चुके हैं। देखिए यहाँ से जो है ना क्लास, एक मिनट आपको कहाँ तक करवाए हैं। हाँ देखिए यहाँ तक जो है ना क्लास 122 नंबर तक हो चुका है, ठीक है। 122 नंबर तक क्लास हो चुका है। आज जो क्लास देखने वाले हैं देखिए, बिहार पुलिस जो है ना बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एएसआई प्रारंभिक परीक्षा पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 22/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। यहाँ से क्लास को जो है ना कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और क्लास को पहले तो जो है ना लाइक ज़रूर कर दीजिए और हर ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए यहाँ जो 22 एग्ज़ाम हुआ था 22/12/2019 का पेपर है, ठीक है। तो जो भी पॉलिटी का क्वेश्चन आया था इस जो है ना इस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का जो है ना चार्टर एक्ट होगा। क्या होगा? 1833 का चार्टर एक्ट होगा। एक का मैसेज आया था, एक किन्हीं मतलब कोई मैसेज किए थे, वो बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा ना मतलब जो करवाते हैं डिस्कशन थोड़ा स्लोली करवाइए। तो जो भी होता है ना आप लोग कमेंट जरूर, जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उसमें हम आपका जो है ना बात जरूर वहाँ पे जो है ना मतलब लागू करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर वहाँ पे सुधार करेंगे क्लास में। तो कोई नहीं, हम आराम से ही आपको करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि 1773, यहाँ पे कह रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कि बंगाल के गवर्नर को जो है ना बंगाल के गवर्नर को जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब बंगाल के गवर्नर को जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये पूछा किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वारन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स ही बना। ठीक है, आगे ये कह रहा है 1833 का चार्टर एक्ट के बारे में कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, किस एक्ट के तहत, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। तो कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। और नेक्स्ट है विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम जो है ना गवर्नर जनरल था और एवं भारत का प्रथम वाइस गवर्नर जनरल बना। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहाँ पे बात करेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही था। चलिए नेक्स्ट है 1858 कह रहा है 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या कह रहा है, तो इसके बारे में कह रहा है ना कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। किसके तहत कहा गया, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना भारत के गवर्नर जनरल को भारत का जो है वायसराय कहा जाने लगा। और नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का जो है ना प्रथम वायसराय बना। तो लॉर्ड कैनिंग जो था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय बोलेगा तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट है ये कह रहा है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वायसराय को स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, किसके तहत, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वायसराय को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और नेक्स्ट है कि भारत का जो है ना अंतिम वायसराय बोले एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम वायसराय बोलेगा तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बोलेगा सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी था। और नेक्स्ट है 1950 में गवर्नर जनरल का पद जो है ना समाप्त कर दिया गया और उसके जगह राष्ट्रपति नामक पद का जो है ना सृजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि गवर्नर जनरल का जो पद था वो कब समाप्त कर दिया गया, 1950 में समाप्त कर दिया गया और इसके जगह जो है ना राष्ट्रपति नामक पद का सृजन किया गया। और याद रखिएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति बोलेगा तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 पे कह रहा है कि उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। कह रहा है उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना, यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तावना या उदेशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी, और एक बात हाँ, जो कमेंट किए थे ना कि मतलब थोड़ा सा स्लो पढ़ाई, तो आप लोग मतलब आप बताइएगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास सही है ना, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो कह रहा है ना कि प्रस्तावना या उदेशिका को संविधान का जो है ना आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना या उदेशिका को क्या कहते हैं, संविधान का आत्मा कहा जाता है। आगे कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया जो है ना क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के प्रस्तावना का जो है ना रूप लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस संविधान का क्या लेता है, संविधान के प्रस्तावना का रूप लेता है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना हम भारत के लोग से जो है ना शुरू होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ना कि संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है अर्थात भारत के संविधान जो है ना सर्वोच्च है एवं शक्ति जो है ना भारत की जनता से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि वर्तमान में प्रस्तावना को जो है ना संविधान का भाग माना गया है। वर्तमान में जो है ना प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। और प्रस्तावना में संसद जो है ना संशोधन कर सकती है, लेकिन सकारात्मक जो है ना संशोधन कर सकती, नकारात्मक नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है लेकिन सिर्फ सकारात्मक कर सकती है, सकारात्मक संशोधन नकारात्मक नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मात्र एक बार जो है ना संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जो है ना जोड़ा गया, कौन कौन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और क्या, अखंडता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना जो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम का निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 23। क्या अनुच्छेद 23, तो भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध है,
यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेगा तो कितना आर्टिकल है? अनुच्छेद 23 से 24 में। 23 एवं क्या है? 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 23 में क्या कह रहा है कि मानव व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 23 में है। मानव व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी पर रोक बोलेगा तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो ये कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों कारखानों में कार्य पर जो है नहीं रखा जा सकता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में कार्य पर नहीं रखा जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत, याद रखिएगा। आगे कर अनुच्छेद 25 से 28 जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो कितना से कितना अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आगे कर अनुच्छेद 25 में क्या है? तो कह रहा है कि किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने और उसका प्रचार करने की जो है ना स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 25 में क्या कह रहा है? किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने और उसका प्रचार करने की क्या है? स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में है। आगे कह रहा है हिंदुओं द्वारा तिलक लगाना, मुस्लिमों द्वारा दाढ़ी रखना, सिखों द्वारा बाल रखना जो है इत्यादि बोला गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रचार में किसी का धार्मिक परिवर्तन कराना शामिल नहीं है। तो प्रचार में जो है ना किसी का धार्मिक परिवर्तन कराना जो है ना ये बिल्कुल क्या है? तो शामिल नहीं है। आगे कह रहा है किसी व्यक्ति का अगर बलात्पूर्वक धर्मांतरण कराया जाता है तो गैर कानूनी हुआ, इसके लिए जो है सजा का क्या है? प्रावधान है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 26 में क्या है? तो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का जो अधिकार का चर्चा है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में है। तो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में है। जैसे मुस्लिम द्वारा मस्जिदों और मदरसा का प्रबंधन किया जाता है उसी प्रकार जो है ना, और आगे कह रहा है कि सिखों द्वारा गुरुद्वारा का जो है प्रबंधन किया जाता है। याद रखिएगा कि जैसे मुस्लिम द्वारा जो है ना मस्जिदों और मदरसा का प्रबंधन किया जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिखों द्वारा गुरुद्वारा का क्या होता है? प्रबंधन किया जाता है। इस सभी का जो वर्णन अनुच्छेद 26 में है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 126 पे कह रहा है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय जो है ना कौन सा है? बताइए, भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संसद है। क्या है? संसद। तो कह रहा है इस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और यह देश में विचार विमर्श विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। और जिस तरह से केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में क्या होता है? विधान मंडल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, यह देश में विचार विमर्श मतलब विधि निर्माण करने की क्या है? सर्वोच्च संस्था है। जिस तरह केंद्र में क्या होता है? संसद होता है, उसी तरह राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो है ना सही नहीं है? बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब उपाध्यक्ष को जो है ना लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह जो है प्रथम मत दे सकता है। क्या है? तो गलत है। ठीक है, लेकिन इसमें सही क्या है? तो वह लोकसभा के ही सदस्यों को चुना जाता है और नेक्स्ट उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान जो है ना रहता है। ठीक है, और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। तो ए, बी और सी क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन डी क्या है? तो गलत है। तो कह रहा है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तभी आप प्रथम मत दे सकते हैं। क्या है? गलत है। तो कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है पीठासीन अधिकारी मत बराबरी की स्थिति में सिर्फ निर्णायक मत दे सकता है। क्या होगा? निर्णायक मत दे सकता है, वह प्रथम मत का प्रयोग नहीं करता है। और जब लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो वह लोकसभा का समान सदस्य के रूप में पहला मत का जो है ना प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब लोकसभा जो है ना लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो वह लोकसभा का समान सदस्य के रूप में पहला मत का जो है ना प्रयोग नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 पे कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? बताइए, कह रहा है कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 14 दिन। क्या होगा? 14 दिन। तो कह रहा है कि धन विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद कितना 110 में है और विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह केंद्र में यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है जबकि राज्य में यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं केंद्र में यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और जबकि राज्य में यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। आगे कह रहा है कोई धन विधेयक लोकसभा में राज्यसभा में जाता है। कह रहा है कोई धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में जाता है तो यह अधिकतम जो है ना 14 दिन तक क्या होता है? रोक सकता है। अगर कोई धन विधेयक विधानसभा से विधान परिषद में जाता है तो यह विधान परिषद का अधिकतम जो है 14 दिन तक क्या है? रोक सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है 14 दिन के बाद विधेयक अपने आप क्या होगा? पारित माना जाता है। धन विधेयक के मामले में केंद्र में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है एवं राज्य में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में केंद्र में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली होता है
एवं राज्य में जो है ना विधानसभा क्या तो शक्तिशाली होता है। तो आगे ये कह रहा है कि धन विधेयक केंद्र में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जा सकता है, वही राज्य में सबसे पहले विधानसभा में जो है ना पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो कह रहा है कि धन विधेयक केंद्र में सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, वही राज्य में सबसे पहले विधानसभा में पेश किया जाता था। ठीक है, आगे कह रहा है कि लोकसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, वही विधानसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राज्यपाल की क्या है स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, वही विधानसभा में धन विधेयक लाने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति क्या है तो आवश्यक है। तो आगे देखिए कह रहा है यदि धन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के क्या कर सकता है बताइए। तो कह रहा है कि यदि धन विधेयक लोकसभा में राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, देखिए क्या करेगा तो हस्ताक्षर करेगा और कानून बन जाएगा। ठीक है, आगे है धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है नहीं दे सकता है, क्योंकि वह पहले धन विधेयक की स्वीकृति दे चुका है। तो कह रहा है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं दे सकता है, क्योंकि वह पहले धन विधेयक को स्वीकृति दे चुका है। नेक्स्ट है धन विधेयक को राज्यपाल की पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि राज्यपाल धन विधेयक को पहले स्वीकृति जो है न दे चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि धन विधेयक, यहाँ पे कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, और ना तो केंद्र में और ना ही राज्य में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 पे कह रहा है राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर जो है ना प्रस्तुत किया जा सकता है बताइए। कह रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक, कह रहा है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। क्या होगा, राज्यपाल। तो ऊपर वाले प्रश्न में जो है ना व्याख्या किया जा चुका है राज्यपाल के बारे में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है तो वह जो है किसके लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, एवं उक्त निर्धारित समय के लिए उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अथवा वह जो है अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितना महीना, क्या होगा 6 महीना। क्या होगा 6 माह। तो कह रहा है हमारे देश में केंद्रीय मंत्री बनने के लिए जो है ना व्यक्ति को राज्यसभा का या लोकसभा का जो है ना सदस्य होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है तो वह मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए। क्या है, अधिकतम 6 महीने के लिए। आगे कह रहा है 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्यता लेना अनिवार्य है, अन्यथा उसका मंत्री पद से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है उसी तरह राज्य में मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तो कह रहा है उसी तरह राज्य में मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने के लिए क्या है, मंत्री बन सकता है। नेक्स्ट है लेकिन 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका जो है ना मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटेन के मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य रहना अनिवार्य है। तो कह रहा है कि ब्रिटेन में मंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य रहना अनिवार्य है, और वो भी संसद के निचले सदन का सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 पे कह रहा है संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1968 में। तो कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था, तो 1968 में पेश किया गया था। तो कह रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पहली बार 1968 में पेश किया गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रशासनिक सुधार आयोग हनुमन थैया अध्यक्ष ने केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त के गठन की जो है अनुशंसा की। तो कह रहा है कि संसद के बारे में, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पहली बार 1968 में पेश किया गया था। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में वाले प्रशासनिक सुधार आयोग हनुमंथैया अध्यक्ष ने केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकपाल आयुक्त के गठन की अनुशंसा की। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन पहला राज्य बोलेगा तो महाराष्ट्र बना। क्या बना, महाराष्ट्र 1971 में। नेक्स्ट है पिनाकी चंद्र घोष बोलेगा तो देश के पहले क्या है, लोकपाल है। क्या है, देश के पहले लोकपाल हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 पे कह रहा है कि भारत के प्रथम जो है ना लोकपाल कौन है। भाई भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिनाकी चंद्र घोष है। क्या है, पिनाकी चंद्र घोष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पे जो है ना निर्भरता का उल्लेख है किस अनुसूची में बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पे निर्भरता का उल्लेख किस अनुसूची में, तो क्या होगा 10वीं अनुसूची। क्या होगा 10वीं अनुसूची। तो कह रहा है कि 52वां संविधान संशोधन 1982 के तहत दल बदल अधिनियम पारित किया गया एवं भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान जो है ना किया गया। नेक्स्ट है अगर कोई व्यक्ति किसी दल के चिन्ह पर चुनाव लड़ता है, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है तो चुनाव में जीत के बाद उसकी दल के सदस्य बने रहना चाहिए और उस दल के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर कोई सदस्य अपने दल बदलता है उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगा। क्या होगा, रद्द हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अगर कोई निर्दलीय संसद चुनाव में जीत दर्ज किया तो निर्दलीय सदस्य के रूप में ही बने रहना चाहिए। यदि वह किसी दल के दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता क्या होगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है, अगर कोई नाम निर्देशित सदस्य मनोनीत सदस्य चाहे तो 6 महीना के भीतर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि अगर कोई नाम निर्देशित सदस्य मनोनीत सदस्य चाहे तो 6 महीना के भीतर किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर सकता है और उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर वह 6 महीना के बाद किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी सदस्यता क्या होगी, रद्द हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है, दल बदलू सदस्य को कोई मंत्री पद नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो कह रहा है, दल बदलू सदस्य को कोई मंत्री पद नहीं दिया जा सकता अगर कोई दल का 1/3 सदस्य या इससे ज़्यादा सदस्य चाहे तो किसी दूसरे दल को ज्वाइन कर सकता है और इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। आगे कह रहा है कि इस प्रावधान के बावजूद दल बदल को रुक नहीं रहा था। तो कह रहा है, इस प्रावधान के बावजूद दल बदल रुक नहीं रहा था, तब संविधान में 51वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया कि गया प्रावधान प्रावधान, ठीक है, किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रावधान के बावजूद दल बदल रुक नहीं रहा था, तब संविधान में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 पारित किया गया एवं प्रावधान यह किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि दल बदलने के लिए 2/3 या उससे अधिक सदस्यों का सहमति अनिवार्य था। अर्थात किसी दल को 2/3 सदस्य या उससे अधिक सदस्य दल बदल करते हैं और उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। तो कह रहा है कि दल बदलने के लिए 2/3 या उससे अधिकतम सदस्यों का सहमति अनिवार्य है। अर्थात किसी दल के 2/3 सदस्य या उससे अधिक सदस्य दल बदल करते हैं और उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 134 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या, दिनेश गोस्वामी समिति। तो कह रहा है कि बाकी सभी पंचायती राज से संबंधित दिया हुआ है। ठीक है, भाई क्या है, तो सभी पंचायती राज से संबंधित है। बाकी ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे देखिए, नेक्स्ट पेपर है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक ASI मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र क्या है। तो 22/12/2019 को सेकेंड शिफ्ट हुआ था, उसी का पेपर है। क्या है, किसका है, तो मेंस का है। ये देखिए, कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताइए। कह रहा है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1946 में हुआ था। तो कह रहा है कैबिनेट मिशन के प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था, नवंबर 1946 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था। तो भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया था और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भारत आया था, मतलब दिल्ली पहुंचा था। ठीक है, याद रखिएगा। इस मिशन में 3 सदस्य थे और तीनों ही ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन का कहा जाता है। ठीक है। पहला कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो भारत के क्या थे, सचिव थे, और यह कैबिनेट मिशन के क्या थे, अध्यक्ष थे। और दूसरा कौन थे, तो सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे या व्यापार मंडल के बोल सकते हैं। और नेक्स्ट तीसरा थे AB अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना क्या थे, मंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन का प्लान स्वीकार किया। यहाँ पे कह रहा है कि शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में कांग्रेस लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए अनुरोध किया। तो यहाँ पे कह रहा है किंतु बाद में कांग्रेस लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए अनुरोध किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इस मांग को जब कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे प्रारंभ किया। तो यहाँ पे कह रहा है इस मांग को लेकर जब कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 से सीधे कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे प्रारंभ कर दी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 136 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे, बताइए कौन नहीं थे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे। तो देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे और KM मुंशी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो कह रहा है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति
ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इस समिति की अध्यक्षता भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। और इस समिति का प्रमुख कार्य संविधान का प्रारूप या मसौदा तैयार करना था। इस समिति के निम्नलिखित सदस्य थे, कौन कौन थे? देखिए, पहला बोलेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, 2 अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, नेक्स्ट है तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा है डॉक्टर के एम मुंशी, पाँचवा है सैयद मोहम्मद सदुल्ला और छठा एन माधव राव। इन्होंने बी एल मित्र की जगह जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया था। और सतवां है टी कृष्णमाचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। ठीक है, याद रखिएगा। और नोट में कह रहा है ये सारे सदस्य का नाम याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से जो है ना प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल सर के द्वारा जो है ना बोला गया, बिल्कुल बात क्या है तो सही है, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन बहुत आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 137 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानूनी का नहीं है। किसका? कानूनी का नहीं है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का है। चलिए देखिए, आगे कह रहा है कि प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 तरह के न्याय की चर्चा है। सामाजिक क्या है? तो याद रखिएगा ना कि प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना या उद्देशिका में 3 तरह के न्याय की चर्चा है, और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और क्या है? राजनीतिक न्याय। ठीक है, और न्याय ने इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 138 पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए, यहाँ पे नहीं पूछा है। यहाँ पे जब भी एग्जाम दीजिएगा ना क्वेश्चन में, तो नहीं और है ना, इसको जरूर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेगा, तभी जो है ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दी में पढ़ें, आंसर टिक किए, वहाँ पे गोला भरें और निकल गए, बाद में पता लगा क्या क्वेश्चन गलत हो गया। इसलिए नहीं और इजी क्वेश्चन में तो हमेशा 2-3 बार जरूर क्वेश्चन पढ़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में हाँ कह रहा है या तो नहीं कह रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको हाईलाइट करवाएं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची का बात किया है तो जो है ना, स्थानीय स्वशासन जो है सम्मिलित नहीं है, लेकिन रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है? तो संघीय सूची का विषय है। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि स्थानीय शासन जो है ना, राज्य सूची का विषय है। ये क्या है? तो स्थानीय शासन क्या है? तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो संघ सूची का विषय है। इसलिए जो है ना, इससे संबंधित चीज़ों पर राज्य सरकार जो है ना कानून बनाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 139 पे करें, इनमें से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26 है। क्या? अनुच्छेद 26। तो कह रहा है कि संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 प्रदान किया गया है। तो संविधान सभा द्वारा जो है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 25 से 28 प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 के बारे में कह रहा है, किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने एवं अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है। तो कह रहा है अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया है? तो किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने एवं अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में है। आगे देखकर अनुच्छेद 26 में क्या है? इसके पहले भी जो है अनुच्छेद 25-26 क्या है? जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आ गया तो यहाँ पे क्या होगा? दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 26 में क्या कर रहा है कि धार्मिक कार्यों, संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि धार्मिक कार्यों या संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में क्या है? तो किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई कर जो है ना नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें किसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लिया जाएगा, 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 27 में है। आगे कर अनुच्छेद 28 में क्या है? तो सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा क्या है? तो नहीं दिया जाएगा। 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 28 में है। आगे देखिए कर अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? का संबंध शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। तो यहाँ पे कर अनुच्छेद 23 एवं 24 का संबंध जो है शोषण के क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से है, और इसके बारे में जो है ना पहले जानकारी दे दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हमेशा बार बार बोल रहे हैं ना कि पीछे क्लास जो भी हुआ है वो सभी लोग क्लास को अच्छे से ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का क। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 51 के क में किया गया है। तो कह रहा है अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में जो है ना पहले जानकारी क्या है? दे दिया गया है सर के द्वारा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 141 पे ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों का जो है निर्वहन कर सकता है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत?
इसलिए ना अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा या तो कोई भी जीडी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है, आपको एक अनुच्छेद से क्वेश्चन तो हर हाल में आपको पूछेगा ही। इसलिए अनुच्छेद, आप बिहार दरोगा में तो 2 क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद से, इसलिए अनुच्छेद आपको जो है ना मुंह पे रहना चाहिए कि कौन सा अनुच्छेद का संबंध किससे है। आपको देख रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको क्लास में आपको एक अनुच्छेद का क्वेश्चन जरूर मिलता होगा, 1 या 2। तो ये कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 65। क्या होगा, अनुच्छेद 65। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति जो है ना कार्यभार ना ग्रहण कर ले। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। आगे कह रहा है अनुच्छेद 63 में जो है ना उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 63 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के संविधान से जो है ना लिया गया है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति का जो पद का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में जो है ना मतलब लाया जा सकता है, और राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे कह रहा अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 64 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। बताइए किसके लिए देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, संसद के विश्रांति काल अध्यादेश जारी करने के लिए, मतलब संसद के विश्रांति जो है ना काल में अध्यादेश जारी करने की। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति को शक्ति देता है, किसका शक्ति देता है, तो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की देता है। तो कह रहा है देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद पर कोई एक सदन या दोनों सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे कह रहा है उसी तरह अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है राज्य में जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों अनुच्छेद संबंधित है। अगर 123 का बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में जो है अध्यादेश जारी करने का चर्चा किया गया है। अगर 213 का अगर उल्टा कीजिएगा तो 213 के बारे में क्या है, तो राज्यपाल जो है ना राज्य में अध्यादेश जारी करने का वर्णन किया गया है। कितना, अनुच्छेद 213 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पे करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता से संबंध सही नहीं है। बताइए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहिरित है। यह क्या है, तो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या है, आहिरित है। ठीक है, ये क्या है, तो ये नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल क्या है, सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। वह कोई लाभ के पद धारण नहीं करता हो, बिल्कुल क्या है, तो सही। ए और बी और डी क्या है, बिल्कुल सही। इसमें सी क्या है, गलत है। यहाँ पे नहीं पूछा, सही नहीं है, तो सी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, मतलब उपराष्ट्रपति के पास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में जो है ना संपन्न हुआ था। बताइए, तो कह रहा है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 7 चरणों में। ठीक है, तो देखिए कह रहा है यह जो है ना प्रश्न करेंट अफेयर संबंधित है, बिल्कुल क्या है, तो करेंट अफेयर संबंधित है। और 17वीं लोकसभा चुनाव जो है कितने चरणों में, 7 चरणों में संपन्न हुआ। और देश में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 से 52 में संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पे कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ना चारों ऑप्शन में क्या है, बहुत कन्फ्यूजन है। तो याद रखिएगा कि भारत में प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की जो है ना सलाह पे करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में, कितना, 75 में है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है ना मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है। अनुच्छेद 78 में क्या है, तो अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के
प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सभी जानकारी जो है राष्ट्रपति को दे। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक सभी जानकारी राष्ट्रपति को दे। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में है, याद रखिएगा। हाँ, ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री को जो है ना पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा जो है ना दिलाई जाती है। तो प्रधानमंत्री को जो शपथ है, मतलब प्रधानमंत्री की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना दिलाई जाती है। अगर प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को दे सकता है। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री देश का जो है ना वास्तविक क्या होता है? प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक या नाम मात्र के क्या होता है? प्रमुख होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि देश का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। मतलब देश का जो वास्तविक शक्ति होता है ना, मेन तो पावर किसके पास होता है? सबको पता है कि पीएम के पास। आगे कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री को समान में जो है ना उच्च माना जाता है। क्या माना जाता है? उच्च। तो प्रधानमंत्री को जो है समान में क्या है? उच्च माना जाता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के निर्णय मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का क्या होता है? कार्य होता है। तो मंत्रिपरिषद के निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना क्या होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्य होता है। और प्रधानमंत्री नीति आयोग का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री बोलेगा तो कौन है? मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे बात करेगा कि भारत में सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। जबकि सबसे सबसे नौजवान प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत में सबसे बुजुर्ग मतलब बूढ़े जो है ना प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। जबकि युवा मतलब नौजवान कौन थे? राजीव गांधी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 प्राक्कलन समिति। क्या होगा? प्राक्कलन समिति। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति में होता है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर पहले जानकारी दिया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से याचिका का उल्लेख नहीं है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से याचिका का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी आदेश का नहीं है, लेकिन परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा का है। तो यहाँ पे कह रहा था कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा याचिका का उल्लेख नहीं है? तो आदेश का नहीं है, लेकिन प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा का है। आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं है। याचिका को हम क्या कहते हैं? रीट कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के क्या है? रीट निकालने की शक्ति होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति होता है। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? हैबेस कार्पस। ठीक है। और दूसरा क्या है? परमादेश, मैंडमस। क्या है? कभी कभी इंग्लिश में भी देता है, इसलिए ना इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा। तो पहला तो मतलब 5 प्रकार का जो रीट है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबेस कार्पस, दूसरा है परमादेश, मैंडमस, तीसरा है प्रतिषेध, प्रोविंसन, और चौथा क्या? उत्प्रेषण मतलब सेटिनरी, और पांचवा क्या? अधिकार परीक्षा, क्यू बरंटो। ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और क्या? अधिकार परीक्षा है। और आगे देखिए, कह रहा है कि नोट में रीट के बारे में जानकारी पहले ही दे दिया गया है। बिल्कुल क्या है? तो सही बात है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास का जो है ना क्लास नंबर 7 क्वेश्चन नंबर कितना से करेंगे? क्वेश्चन नंबर आएगा तो 148 से करेंगे। कितना नंबर? 148 नंबर से आगे का क्लास कंटिन्यू करेंगे 148 नंबर से, याद रखिएगा। और बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और हर लोग जो है ना सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जिनको भी देखिए जानकारी दे देते हैं, जिनको भी पेड बैच ज्वाइन करना है, मतलब पेड बैच मतलब होमवर्क बैच प्लस प्रैक्टिस बैच जो है ना, ये सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। प्रैक्टिस बैच नंबर कितना है? 2 है। इसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा और प्लस जो भी बुक का जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा वो सारा आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इस बैच में जो भी बुक आपको दिख रहा है वो सारा बुक जो है ना आपको होमवर्क के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी कुछ जो है ना कुछ बुक का जो है आपको टेस्ट भी करवाया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल जो नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक है उसको भी आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी हाल ही में जो है 2 ही मार्केट का प्रैक्टिस सेट आया, एक स्पार्क का, एक क्रेन पब्लिकेशन का। तो इसका तो चल रहा है और इसका भी दोनों कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि दोनों का स्पेशल प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जब जुड़ेंगे तो आप वहाँ पे आपको सारा जो है ना जानकारी दे दिया जाएगा। आपने तो फिर आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए 7549
392490। आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, बेहिचक कॉल कीजिए, आपको सारा जानकारी इस नंबर पे आपको मिल जाएगा। और बाकी देखिए नीचे जो भी सारा लिखा हुआ आपको सारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए जिनको भी जुड़ना है ना, बेहिचक जुड़िए और अच्छा से जो है ना तैयारी को मजबूत कीजिए। आपको सारा PDF जो है ना आपको पहले ही उस बैच में आपको उस ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सारा जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, कैसे जुड़ना है, स्क्रीनशॉट भेजना ID पे, वहाँ पे सारा लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या करवाया जाएगा। इसलिए नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और इस क्लास का PDF भी आपको राहुल स्टडी जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का, उसी पे आपको PDF मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि इसका PDF हमको पहले मिले क्लास से पहले, तो आप लोग पेड वाइज जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें प्रैक्टिस सेट, होमवर्क, घर नज़र का सारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग एक बात और पूछेंगे, आप लोग ज़रूर बताइए कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट जो है ना इसका इसी बुक का कौन सा नेक्स्ट क्लास जो है सेकेंड क्लास कौन सा सब्जेक्ट जो है ना स्टार्ट करें। अगर साइंस बोलेगा साइंस कर देंगे, अगर ज्योग्राफी बोलेगा ज्योग्राफी कर देंगे। आप लोग जिनका कमेंट ज़्यादा रहेगा वो जो है ना उस सब्जेक्ट का स्टार्ट कर जाएगा। तो इस बुक का जो है आपको जो है ना दिन भर में 2 क्लास आएगा, एक सुबह आएगा एक शाम में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 7 में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।